मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। टाइम्स नाउ नवभारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो गया है। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। मौजूद है दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर। जरा तस्वीरें देखिए, सुबह के सूरज की रोशनी के साथ इंडिया गेट की खूबसूरत तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी। चलिए करेंगे शुरुआत। आपको बताते हैं महाकुंभ से प्रयागराज। जो महाकुंभ में देखिए जो श्रद्धालुओं का सैलाब है अभी भी उमड़ रहा है और रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु वहां गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जो संख्या है यहाँ पर वो करीब 56 करोड़ के पार पहुंच गए। आप सोचिए, महज एक हफ्ते का वक्त यहाँ पर श्वेता बच गया तो लोग ये चाहते हैं त्रिवेणी पहुंचकर संगम में डुबकी वो यहाँ पर लगा पाए और कोशिशें जो है वो लोगों की ओर से लगातार यही की जा रही हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बस 7 दिन बचे हैं महाकुंभ के समापन में। ऐसे में हर कोई चाहता है कि इन अगले 7 दिनों के अंदर वो भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ले और इसी का नतीजा है कि प्रयागराज स्टेशन से लेकर संगम नोज तक श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। तो चाहे सड़क हो, स्टेशन हो और जो बस स्टेशन है, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ का जमावड़ा नजर आ रहा है। संगम नोज पर भीड़ है। 56 करोड़ से ज्यादा लोग, आप समझिए जरा, अब तक आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी पहुंच चुके हैं। और तो देखिए, एक तरफ तो 56 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं स्नान करने के लिए संगम में प्रयागराज में। इसी बीच में इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी जारी है। ममता बनर्जी का जो बयान आया था उससे संत समाज में गुस्सा है। ममता को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, संत समाज ये कह रहा है। महाकुंभ को ममता बनर्जी ने कहा था मृत्यु कुंभ और इसी को लेकर संत समाज नाराज है। ममता बनर्जी के बयान को लेकर साधु संत गुस्से में हैं और बताया कि वो सियासी फायदा लेने के लिए ये बयान दे रही हैं। बिल्कुल, भारत की संस्कृति वो मानती नहीं है, ये आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ का मुद्दा उठाते हुए दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कल ये बयान दे दिया था और आरोप लगाया कि महाकुंभ को लेकर यूपी की जो सरकार है उसने कोई तैयारी ही नहीं की। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। একটা বড় অনুষ্ঠানে স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने वीआईपी कल्चर को लेकर कई बातें कही और उन्होंने अमीर और गरीब के बीच भेदभाव किए जाने तक का आरोप लगाया। कहा कि कुंभ में जहां अमीरों को वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है, वहीं जो बाकी लोग हैं उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। और देखिए, ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर साधु संतों की यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। और आपको चलिए सुनवाते हैं साधु संत समाज ने कैसे नाराजगी जाहिर की है ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर और कैसे इसको लेकर सियासी भूचाल भी तेज हो गया है। ममता बनर्जी ये हिंदू है ही नहीं, ये तो मुस्लिम की औलाद है, मुगल की औलाद है। इसके लिए भारत भूमि में इसको ये रहने को इसको कोई अधिकार नहीं। हमारा ये रामकृष्ण का सनातनी देश है और रहेगा। थोड़ा ही दिन है, अभी दिल्ली का सुपड़ा साफ हुआ, थोड़े दिनों में बंगाल में भी जो है उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। ममता नाम की चीज भी जो है मिटने वाली है। इस प्रकार से मौत का कुंभ कहकर एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करने का जो काम कर रही है, ऐसी बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। ये ऐसे समय में आप केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे सनातन पर ये एक प्रकार का ये प्रहार आप कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि आप इस देश की सभ्यता संस्कृति से आपका कोई प्यार नहीं है और आप इस देश की संस्कृति को मानती भी नहीं है। और ममता बनर्जी ने सदन के अंदर जिस
जिस वक्त ये बयान दिया उस वक्त सदन के बाहर बीजेपी के जो विधायक थे वो ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दें ये महाकुंभ को लेकर विवादित बयान की जानकारी जैसे ही पहुंचती है मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने जमकर वहां पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री महाकुंभ की अपमान, महाकुंभ की अपमान, महाकुंभ की अपमान, महाकुंभ की अपमान, महाकुंभ की अपमान। ममता बनर्जी सेम ममता बनर्जी होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ। महाकुंभ की अपमान से ये स्पष्ट हो गया था कि सियासी भूचाल आने वाला है। और आपको सुनवाते हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कहा इस पर। ममता बनर्जी और पूरा का पूरा इंडी अलायंस, भले राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ये सनातन और हिंदुओं से नफरत करते हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर ये स्पष्ट कर दिया कि उनके रग रग में हिंदुओं के प्रति और सनातन के प्रति नफरत है। कल अखिलेश यादव महाकुंभ में अकबर को ढूंढ रहे थे, राहुल गांधी अभी तक महाकुंभ में दर्शन करने नहीं आए। ये सब यही स्पष्ट करता है कि पूरे के पूरे इंडी अलायंस के नेता को, ऑपोजिशन को अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ये महाकुंभ में एक है तो सेफ है, सनातन की एकता को देखकर ये सब घबरा चुके हैं और इनके अंदर की हिंदू नफरत सामने है। और महाकुंभ से पूरी दुनिया सनातन की शक्ति का ट्रेलर देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बात कह चुके हैं कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। और देखिए अखिलेश यादव, लेकिन उनकी सुई इसी बात पर अटकी हुई है कि अव्यवस्थाएं कैसी हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसी बात का जिक्र बार बार उनकी ओर से किया जा रहा है। दोनों ही नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है, व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देती है। और इसी बीच में देखिए महाकुंभ के महत्व की भी खूब बात हो रही है। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद ये संयोग बना है तो लोगों को इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। और सदगुरु ने ये बात भी बताई कि अगर कोई किसी भी वजह से महाकुंभ नहीं जा पा रहा है तो वो कैसे इसके पावन पर्व का भागीदार बन सकता है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, सुनिए आप भी। Namaskaram. Just another 12-13 days left for Kumbh Mela to culminate in Mahashivratri, and please make use of this. This is once in 144 years. Definitely all those of us who are here today will not be there for the next one. This is our time, it's our fortune, it's come in our lifetimes. Make use of this before 26th of February. But either because of your age or finances or physical condition, if you are unable to go to Ganga, then every river is wonderful, especially meeting river. You can go take a dip. You should have done this. Even now there's still days left till 26th is the Kumbh on. So just 20 minutes in the morning, chant Om Namah Shivaya, or in the river bank itself, take a dip, stay in the water neck deep, at least for 3 to 4 minutes. You come out and see, it feels wonderful. Make sure you're safe, go with 1 or 2 people, and if you can find that part of the river where it's moving, not with too much speed, and you can sit cross-legged in the water till here, and you can hold the earth if you want, sit there cross-legged and chant and sit, it'll do wonders to you. So you can have your own Kumbh Mela right here.
और अजमेर रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। जो 6 आरोपी हैं उनकी कोर्ट परिसर में पिटाई कर दी गई। कोर्ट परिसर में वकीलों ने पिटाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, जहां अजमेर में बेटियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के 6 आरोपियों को पुलिस कोर्ट में लेकर जा रही थी, तभी वकीलों का गुस्सा फूटा और इन दरिंदों की पिटाई कर दी गई। पुलिस जो है फिर इनको बचाने के लिए वहां पर भागती है। 4 दिनों की रिमांड इनको दे दी गई है। लेकिन आप सुनेंगे जब कि इन्होंने किया क्या तो आपका खून खौल उठेगा और आप भी कहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा इन्हें दी जानी चाहिए। ये गुस्सा यूं ही नहीं फूटा, आक्रोश यूं ही नहीं पनपा। ये दरिंदे इससे भी बड़ी सजा के काबिल हैं। इन आरोपियों ने अपराध ही ऐसा किया जिन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। अजमेर कोर्ट में पेशी के दौरान आए इन दरिंदों पर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। एक के बाद एक वकीलों ने जब इन्हें पीटना शुरू किया तो इनकी जान बचाना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था। कोर्ट परिसर में जमकर मारपीट होने लगी। पुलिस इन आरोपियों को वकीलों से आक्रोशित भीड़ से बचाकर भागने लगे और वकील दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीटने लगे। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इन आरोपियों को बचाकर ले जा पाई और इनकी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने इन सभी 6 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब हम इन दरिंदों का वो सच बताएंगे जिसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा। इन आरोपियों ने ऐसा घिनौना अपराध किया है जिसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन आरोपियों ने मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर उनको फोन दिलाने का लालच दिया और फिर उनसे दोस्ती करके उनके साथ गलत काम किया। यही नहीं, जब मासूम बच्चियां इनके चंगुल से निकलना चाहती थी तो इन्होंने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन दरिंदों के पास बच्चियों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियोस भी हैं। बच्चियों के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि कुछ लोग जो है मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसके बाद दबाव डाल के शोषण करते हैं। तो प्रकरण दर्ज करके टीमों का गठन करके दस्तयाब किए गए कुछ मुलजिम लगभग 7 जिनमें 6 बालिग थे और 1 नाबालिग थे, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट से रिमांड ली गई। 4 दिन की रिमांड दी गई। पुलिस ने जब इन आरोपियों पर सख्ती बरती, इनके साथ पूछताछ की तो इन्होंने काफी हद तक अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया। किसी ने करवाई थी सर, अभी 20-25 दिन हुए। तो आपको लगा नहीं छोटी छोटी बच्चियां हैं? सर मेरे ओनली फ्रेंडली बात चल रही थी पहले मेरी। फिर कहाँ लेके गए? कहीं नहीं सर, एक बार कैफे गया था, वो लेके गई थी बच्ची। अच्छा, किसने मिलवाया आपको? करीम ने। कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ, वो दोस्त से मंगा के दिया था। दोस्त ने? तो आप लोगों ने खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्च कराना। कितने रुपए? 1200 रुपए। फिर मोबाइल कहाँ घूम रहे थे? मैं एक जगह गया था। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर इन दरिंदों ने अपने जाल में फंसाया, फिर उनके साथ ब्लैकमेलिंग की। इन दरिंदों का गुनाह माफी के काबिल नहीं है। इन शातिर दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे दूसरे दरिंदों को भी सबक मिले। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। रोड रेस की खबरें तो बड़का आए दिन आती है देश के अलग अलग शहरों से, लेकिन यूपी के मुरादाबाद से एक ऐसा विवाद सामने आया जहां मामूली सा विवाद अचानक से जंग की बड़ी वजह बन गया। टक्कर हुई भी नहीं थी, लेकिन जो दबंग वहां पर मौजूद थे उन्होंने युवकों से मारपीट शुरू कर दी। पूरा मामला रहा क्या, समझिए इस रिपोर्ट में। देखिए कैसे बेखौफ युवक सड़क पर एक दूसरे को गिरा गिरा कर बुरी तरह पीट रहे हैं। कोई हेलमेट से तो कोई बेल्ट से वार कर रहा है। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा है। लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां एक कोचिंग के छात्रों और दबंगों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी झड़प हो गई। देखते ही देखते सड़क जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और बैट चलने लगे। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब कोचिंग के कुछ छात्रों और कुछ दबंगों की बाइक्स टकराते टकराते बाल बाल बची। हादसा तो टल गया, पर दबंग पूरी तरह भड़क गए। जैसे ही आज बच्चे बाहर निकले, तुरंत ही 2 लड़कों की सरस खेड़े के 2 लड़कों से सड़क पर बाइक से टक्कर होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं थी। दोनों ने ब्रेक लगा लिए थे। इस बात पर ही दोनों पक्षों में आपस में गाली गुप्तार शुरू हो गई। मैंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। जो अपने बच्चे हैं उनको थप्पड़ भी लगाया एक एक, क्योंकि वो गाली का इस्तेमाल कर रहे थे। और जो सरस खेड़े के लड़के थे, मैं तो जानता नहीं कौन थे, मैंने उनको भी समझाया। कोचिंग सेंटर के टीचर ने दोनों पक्षों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दबंगों के सिर पर मानो खून सवार था।
बीच बचाव की सारी कोशिशें नाकाम रही और छात्रों को सबक सिखाने पर अड़े बदमाशों ने अपने कई और साथियों को मौके पर बुला लिया। उसके बाद जो हुआ वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बाद में कोचिंग सेंटर के टीचर ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक पुलिस आती दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इस मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। कोचिंग टीचर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच चल रही है। और अगली खबर श्री राम की नगरी अयोध्या से है, जहां पर महाकुंभ जैसी एक साजिश जो है वो रची जा रही थी, जिसे पुलिस ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। मामले में राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस ड्रोन के दिखने के बाद ये मंडरा रहा है कि क्या राम मंदिर पर सनातन विरोधियों की गिद्ध दृष्टि बनी हुई है। प्रभु श्री राम की नगरी इन दिनों देश दुनिया में सनातनियों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, तो वहीं डेटा भी यही कहानी बयां कर रहा है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, लेकिन सनातनियों के इस फेवरेट डेस्टिनेशन पर सनातन विरोधियों की गिद्ध दृष्टि बनी हुई है और इसका सबूत अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज ये एफआईआर है। इस एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है 17 फरवरी की शाम 7 बजे राम जन्मभूमि परिसर में ड्यूटी पॉइंट बैचिंग प्लांट के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ड्रोन कैमरे को प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ाते हुए जानबूझकर गिराया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ड्रोन गिराया गया है, ताकि मंदिर परिसर में भगदड़ मच जाए और जनहानि हो जाए। महाकुंभ के चलते इस वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक राम मंदिर परिसर में सोमवार शाम भारी भीड़ के बीच अचानक किसी ने जानबूझकर ड्रोन को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा था। किसी भी तरह की अफरा तफरी या भगदड़ वाले हालात बनते उससे पहले सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में करते हुए ड्रोन को जब्त कर लिया। लेकिन सवाल है कि अयोध्या में भगदड़ वाली साजिश किसकी थी? राम मंदिर में साजिश वाला ड्रोन किसने उड़ाया? क्या महाकुंभ के बाद अयोध्या भी अब सनातन विरोधियों के निशाने पर है? पिछले एक हफ्ते की बात करें तो अयोध्या में 1 करोड़ से ज्यादा राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 11 फरवरी को 10 लाख, 12 फरवरी को 12 लाख, 13 तारीख को 13 लाख, 14 तारीख को 8 लाख, 15 फरवरी को 25 लाख, 16 फरवरी को 11 लाख और 17 फरवरी को 25 लाख श्रद्धालु राम लला के दर्शन के लिए पहुंचे। एक एक दिन का आंकड़ा ही अयोध्या की पूरी जनसंख्या से ज्यादा है। ड्रोन वाली साजिश के बाद किस तरह अयोध्या में पुलिस प्रशासन सुपर एक्टिव हो चुका है, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, वो भी दिखाएंगे। पहले सुनिए पूरे मामले पर राम भक्तों का क्या कहना है। अयोध्या आए राम भक्तों को पूरा भरोसा है कि योगी की पुलिस ऐसी किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम कर देगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी सुरक्षा लगातार चुनौती बनी हुई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, वहां पर भी काफी इस समय प्रेशर है। वहां से प्रयागराज और उसके बाद काशी, तीनों ऐसे स्थल हैं जहां पर वर्तमान में बहुत देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आकर के आस्था को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सड़क पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ब्लैक कैट कमांडो को उतार दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं राम पथ पर हथियारों से लैस ब्लैक कैट कमांडो मुस्तैद हैं। राम मंदिर, जन्मभूमि पथ और हनुमानगढ़ी समेत तमाम बड़े धार्मिक जगहों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। नहीं, पूरे अयोध्या में एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इसके जरिए 2.5 किलोमीटर की रेडियस में किसी भी ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। इसे लेकर एक मॉक ड्रिल भी किया गया, जिसमें ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अयोध्या पुलिस ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर कहा है कि पूरे अयोध्या धाम क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना मना है और आम लोगों से भी ऐसे किसी भी एक्टिविटी की सूचना देने की अपील की गई है।
आखिर अयोध्या अचानक सनातन विरोधियों के निशाने पर क्यों पहुंच गया है? तो इसकी वजह है प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर सनातनियों का प्यार। प्राण प्रतिष्ठा के अभी साल भर ही हुए हैं कि राम मंदिर कमाई के मामले में देश के टॉप 3 मंदिरों में शामिल हो चुका है। अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। सुबह सुबह लोग जब हम दिल्ली में मौजूद होते हैं तो देखते हैं कि लोग सुबह सुबह उठकर आते हैं मॉर्निंग वॉक करने, जॉगिंग करने, योग करने के लिए। और जब योग का जिक्र आता है तो नाम आता है जहन में बाबा रामदेव का, जो अपनी योग के जरिए पूरी दुनिया में इसका प्रचार करे। लेकिन उनकी खुद की फिटनेस का एक वीडियो सामने आया उससे जुड़ा हुआ, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। घोड़े से रेस लगा रहे थे बाबा रामदेव और हवा से बातें करते इस वक्त वो नजर आ रहे थे। देखिए जरा। रेडी स्टेडी गो। 60 की उम्र में बाबा रामदेव ने घोड़े के साथ लगाई रेस। बिहारी टार्जन के बाद घोड़े से बाबा रामदेव की रेस। रिजल्ट देख उड़ जाएंगे होश, दांतों तले दबा लेंगे उंगलियां। बाबा रामदेव अपनी फिटनेस के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। 60 की उम्र में भी बाबा ऐसा अजूबा कर देते हैं जिसे देखकर 20 से 25 साल की उम्र के नौजवान भी शर्मिंदा हो जाएं। योग गुरु रामदेव योग को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की फिटनेस को लेकर भी हमेशा जागरूक रहते हैं। लेकिन इस बार बाबा रामदेव ने ऐसा कमाल किया है जिसे देखकर सब लोग हैरान हैं। बाबा रामदेव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो डाला है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाबा रामदेव एक सफेद रंग के घोड़े के साथ रेस करते दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव हवा से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी रेस को देखकर लोग अचंभित हैं। बाबा ने जिस फुर्ती के साथ घोड़े को पछाड़ा उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लोग दंग हैं, हैरान हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक सफेद रंग के घोड़े पर सवार एक शख्स अपने घोड़े को तेजी से दौड़ा रहा है और बाबा रामदेव उसके साथ दौड़ लगा रहे हैं। बाबा रामदेव और घोड़े की गति तेज है। दोनों बेहद तेजी से दौड़ रहे हैं और दोनों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची है। 30 सेकंड का वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। बाबा रामदेव ने दुनिया को अपनी फिटनेस का लोहा मनवा दिया है और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। वीडियो के आखिर में एक वक्त ऐसा आता है जब बाबा रामदेव घोड़े से आगे निकल जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। घोड़े से रेस लगाते वक्त बाबा रामदेव हवा से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फुर्ती से बाबा ने घोड़े को पछाड़ लगाई है तो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। अब सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव का ये वीडियो तेजी से देखा जा रहा है। बाबा का ये वीडियो काफी डिमांडिंग भी है। और हिमाचल से अब खबर है जहां पर संजौली मस्जिद विवाद जो है वो एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। यहां सिविल सोसाइटी ने अवैध हिस्से को गिराने की मांग की है। 15 दिनों में अवैध निर्माण को गिराने का अल्टीमेटम दिया गया है। एक्शन नहीं लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीते साल सितंबर महीने में ये जो संजौली मस्जिद का विवाद है वो निकलकर सामने आया था। एक बार फिर से अब इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सिविल सोसाइटी जो है वो इस मामले को लेकर नगर निगम शिमला आयुक्त से मुलाकात करने कल पहुंची थी। शिमला आयुक्त अदालत की ओर से जारी फैसले के मुताबिक एक्शन ले ये मांग रखी गई है। सिविल सोसाइटी संजौली का कहना है कि अक्टूबर महीने में मस्जिद के 2 अवैध फ्लोर हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक एक्शन नहीं हुआ। कार्रवाई न होने की स्थिति में संजौली सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष समिति ने फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ये प्रशासन इस प्रकार से ढुलमुल रवैया अपना रहा है, हमें ये लगता है कि स्थानीय जनता और सनातन समाज की पेशेंस को चेक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से उस वक्त संजौली में जो आंदोलन हुआ, विभिन्न बातें, विभिन्न कमिटमेंट्स की गई, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर भी कमिटमेंट की गई, वो भी आज तक नहीं आई है। और दूसरी तरफ बार बार हम अवैध डेमोग्राफी का इशू बार बार उठाते रहे कि अवैध तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो एक सरकार द्वारा ही दिया गया आंकड़ा है, जिला पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया आंकड़ा है कि पिछले 2 वर्षों में 13,746 लोगों का पंजीकरण हुआ है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसमें से मात्र 457 लोगों का ही वेरिफिकेशन हुआ है। बाकी लोगों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ?